Hello friends, how are you all? I'm Vilya and today I'm going to discuss Child Development and Pedagogy Previous Year Questions 2021 Part 3. In the previous lessons, we have covered almost 16 questions. So now I have started from 17 question. In order to address learners from diverse backgrounds, a teacher should अगर आपको पता है कि आपके जो लर्नर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं तो फिर टीचर को क्या करना चाहिए ऐसे में अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड डाइवर्सिटी आप अवॉइड करें उनसे इस डाइवर्सिटी के बारे में बात करने से या फिर आप एग्जाम्पल्स क्रिएट करें डाइवर्स सेटिंग्स के बारे में कि अगर लर्नर्स अलग अलग एरिया से आते हैं सबका अलग अलग बैकग्राउंड होता है तो आपको किस तरह से उनकी नीड्स को पहचानना है अगर स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो टीचर से कैसे एड्रेस करे या टीचर कैसे इस चीज़ को पहचान पाए कि लर्नर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है तो इस तरह के एग्जाम्पल्स देके बच्चों को समझाए या फिर स्टैंडर्डाइज असेसमेंट बनाए सबके लिए या फिर स्टेटमेंट्स करे कि नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स का ले लेके बच्चों को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करे। देखिए सबसे अच्छी बात क्या होती है अगर आपको अपने लर्नर्स की नीड को जानना है, अगर आपके लर्नर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, सबका कल्चर डिफरेंट है, तो उसमें आप क्या करोगे, आप कहीं न कहीं उनके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखोगे। एग्जाम्पल्स रख-रख के आप उन्हें समझाओगे कि देखो आपके यहाँ इस तरह से होता है, हमारे यहाँ इस तरह से होता है, जो इस तरह के बैकग्राउंड से बच्चे बिलॉन्ग करते हैं, उनके यहाँ इस तरह की चीज़ होती है, तो आप एग्जाम्पल्स देके बच्चों को समझा सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय अगर किसी बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं उनको और अच्छे से फैसिलिटेट आप कैसे कर सकते हैं आप फोकस करेंगे ड्रिल पे या प्रैक्टिस पे आप इनकरेज करेंगे एक फिक्स प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स अगर आपने एक फिक्स प्रोसेस ले लिया प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तो फिर आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को कर पाएंगे तो ये आपका अपने आप नेगेटिव हो जाएगा सिर्फ ड्रिल और प्रैक्टिस कराना, ड्रिल और प्रैक्टिस में से कि बच्चा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करता जाए, उसको आप प्रैक्टिस कराते रहो एक ही चीज़ की, तो ये कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ नहीं है। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ की बात करते हैं, दैट मीन्स कि आप कुछ डिफरेंट अप्रोच लेके चलें। आप बच्चे को डाइवर्जेंट थिंकर बनाएँ, आप बच्चे को कहें कि वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करे। इनकरेज करना यूज़ ऑफ एनालॉजीज़। एनालॉजीज़ का यूज़ करने से क्या होगा कि जब बच्चा एक ही तरह की चीज़ों को यूज़ करके देखेगा, तो कहीं न कहीं क्या होगा कि चीज़ों को डिफरेंशिएट कर पाएगा वो। किस-किस तरह से वो एक जैसी चीज़ों को करा के दिखाएँगे कि हाँ, अब इस तरह से एक डिफरेंट तरह की चीज़ों को करा के दिखाएँगे, तो उससे क्या होगा बच्चा क्या माइंड डेवलप होगा, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ बढ़ेंगी। जनरेट करना फ़ियर, बच्चे के दिल में डर पैदा करेंगे तो थोड़ा ना बच्चा कुछ कर पाएगा। तो जब आप एनालॉजीज़ का यूज़ कराएँगे, एनकरेज करेंगे उसको, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ जो होंगी वो फैसिलिटेट होंगी। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय अगर एक बच्चा ऑलरेडी मोटिवेशन है मतलब मोटिवेशन को लर्न की तरफ लेके आना कि बच्चे के अंदर मोटिवेशन रहे कि उसको लर्न करना है इस चीज को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए बच्चे को पनिशमेंट देना तो ये पहले ही गलत चीज हो जाती है और हमें पनिशमेंट नहीं देना है फोकस करना है मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स देखो इसका मतलब क्या है कि बच्चे को अंदर मोटिवेशन रहना चाहिए मतलब अगर आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हो और आप उस चीज़ को अच्छे से कर पा रहे हो, तो क्या करोगे आप उसके बाद थोड़ा-सा और डिफरेंट टास्क बच्चे को दोगे ताकि बच्चे का ना एक तो इंटरेस्ट क्रिएट हो, दूसरा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए। फिर थोड़ा-सा आप और अच्छा टास्क उसको दोगे, ताकि जब बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, धीरे-धीरे उसका इम्प्रूवमेंट आएगा, मोटिवेशन और बढ़ेगा कि मैं इस चीज़ को अच्छे से सॉल्व कर पा रहा हूँ। दैट मीन्स आप उसको उस चीज़ की मास्टरी करा रहे हो। तो जब बच्चे को आप मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स कराओगे ना, तो बच्चे के अंदर मोटिवेशन और आएगा और वो चीज़ें हमेशा रहेंगी उसके अंदर। गिविंग वेरी ईज़ी टास्क अगर आप बच्चे को हर बार ईज़ी टास्क दोगे तो उसके अंदर मोटिवेशन कैसे होगा काम को पूरा करने का? फोकस करना, रोte मेमोराइज़ेशन ये अपने आप में एक नेगेटिव ऑप्शन है, तो अल्टीमेटली आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शेम। शेम क्या होता है? बच्चा शर्मिंदगी मीन्स अगर बच्चा गिल्ट है, शेम है तो उसे क्या कहेंगे? उसका कोई रिलेशन नहीं है कॉग्निशन से दैट मीन्स इसका माइंड से कोई लेना-देना नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट कॉग्निशन देखो अगर बच्चे के अंदर गिल्ट है, बच्चे के अंदर शर्मिंदगी है किसी चीज़ को गलत करने की, तो ये उसके माइंड पे कहीं न कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इज़ वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न ये एक बहुत इफेक्टिव वे है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ये गलत बात है। शेम से बच्चा थोड़ी ना इफेक्टिव मोटिवेट होगा। शुड बी जनरेटेड फ्रीक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये हमें एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जनरेट करते रहनी चाहिए, ये अलग गलत बात है। तो शेम जो होती है वो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारे माइंड पे। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग इनमें से कौन सा सबसे इफेक्टिव मोड है आपकी टीचिंग लर्निंग का? रोट मेमोराइजेशन आपके कंटेंट की कैसे हो जाएगा? रोट मेमोराइजेशन के लिए मना करते हैं बच्चे को आप एक ही तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, फिक्स्ड रिजिड करिकुलम नहीं आप लेंगे, रोट मेमोराइजेशन आप नहीं करेंगे। ये सब चीजें आपकी इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में नहीं आती हैं। एक्सप्लोर कराना
एक्टिव लर्निंग कराना, कंस्ट्रक्ट कराना, ये सब आपका इफेक्टिव मोड में आता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स, अगर आप बच्चे को एक्सप्लोर कराओगे तो ये फिर भी ठीक है। ऑब्जर्व करना बिना एनालिसिस के, ये क्या बात हुई, आपने ऑब्जर्वेशन भी कराई और विदाउट एनी एनालिसिस, तो ये भी अपने आप में नेगेटिव ऑप्शन हो गया। इमिटेट कराना और रिपीट कराना, मतलब वही ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब नेगेटिव चीजें होती हैं। आपका इफेक्टिव मोड कैसे बनेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, जब आप बच्चे को एक्सप्लोर कराओगे, बच्चों को इतनी फ्रीडम दोगे कि वो एक्टिव कंस्ट्रक्शन कर सके, चीजों के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, तो ये आपका इफेक्टिव मोड होगा टीचिंग लर्निंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय द स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क। टीचर एनालाइज करना चाहिए अलग अलग एरर्स, मतलब जो बच्चे एरर्स कर देते हैं स्टूडेंट्स के किसी भी गिवन टास्क में, क्योंकि शी कैन डिसाइड द डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली, क्या वो उनकी बच्चों ने अगर कोई गलती किया तो उसके बेसिस पे वो पनिशमेंट डिसाइड करे कि पनिशमेंट आपको बच्चे को नहीं देना, रोट मेमोराइजेशन आपको बच्चे को नहीं कराना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप बच्चे की एरर्स को पहचान पाएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ा पाएंगे, आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो मीनिंगफुल होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। शी कैन सेग्रीगेट दोज हु मेड मोर एरर्स इन कंपैरिजन टू अदर्स, सेग्रीगेट तो आपको करना ही नहीं है, लेबलिंग आपको नहीं करनी है, सेग्रीगेशन आपको नहीं करना है। लर्निंग इज सोली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स, लर्निंग जो है वो बेस्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्शन ऑफ एरर्स करना नहीं होता, हम करेक्शन सिर्फ इसलिए करते हैं एरर्स में ताकि बच्चे को सही चीज बता सके। और आपको पता चल रहा है कि अगर बच्चे एरर कहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो कि आपकी टीचिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आके आपको खुद भी एक फीडबैक मिलता है कि अगर बच्चे एक ही चीज में गलती कर रहे हैं तो दैट मीन्स या तो बच्चों को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, या आपको कहीं ना कहीं अपना टीचिंग स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। तो ये था हमारा आंसर, इसका सेकेंड आंसर। सो ये था मेरा आज का लेसन, एंड नेक्स्ट लेसन में मैं इसके आगे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।